ओके, अब मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो कैलकुलेशन पहले मैं आपको समझाऊंगा। इन केस ऑफ लेट आउट हाउस, इन केस ऑफ लेट आउट हाउस, लेट आउट का मतलब क्या होता है, आपने वो रेंट पे दिया हुआ है, आपने आपका मकान दिया हुआ है रेंट पे। ओके, तो इसमें है क्या, जितना रेंट मिलेगा उसके ऊपर टैक्स देने का। पर हम लोग बहुत ही ईमानदार लोग हैं ना, इसीलिए जितना भी टैक्स होगा वो दे देंगे। नहीं, लोग क्या करते थे, एक नया कंसेप्ट आया है, बहुत ऐसे तो बहुत साल पुराना है, लेकिन जनरली क्या होता था, सपोज मैंने कोई अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी 10,000 रुपये में, तो जनरली मेरे को 10,000 पे टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उनको बोला एक काम कर, 4,000 रुपये तू मेरे को चेक से दे और 6,000 कैश से दे। तो मैं तो गवर्नमेंट पे बताऊंगा कि भाई मैंने तो 4,000 रुपये ही रेंट लिया है और मैं 4,000 पे ही टैक्स दूंगा। ये चीज गवर्नमेंट को पता चली कि भी लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वो एक फंडा लाया कि भाई सिर्फ आपको ऐसा नहीं कैलकुलेट करना है कि आपको कितना रेंट मिला है, आपको सिर्फ ये कैलकुलेट नहीं करना है आपको कितना रेंट मिला है, हम आपको कैलकुलेशन दे रहे हैं, उस तरह से कैलकुलेट करो कि भाई आपको कितना टैक्स भरना आ रहा है। आप उस तरह से कैलकुलेशन करो आपको कितना टैक्स भरना आ रहा है। ओके, किस तरह से, इफ हाउस आर लेट आउट देन to find out income from house property, find out income from household property, first of all you have to find out the gross annual value। आपको क्या फाइंड करना होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अच्छा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म GAV। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, GAV, फिर बेस्ड ऑन GAV वी हैव टू फाइंड आउट NAV। सर NAV का मतलब नेट एनुअल वैल्यू। आपको क्या फाइंड करना होगा, नेट एनुअल वैल्यू। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करने का, GAV। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करने का, GAV। GAV के ऊपर से आप क्या फाइंड कर सकते हो, NAV। पहले क्या फाइंड करने का, GAV, उसके ऊपर से आप क्या फाइंड कर सकते हो, NAV। And based on such NAV and based on such NAV we have to find out the income from house property। मतलब आपका मेन फोकस क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फाइंड करने का। लेकिन वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको GAV फाइंड करना होगा, उसके बाद आपको NAV फाइंड करना होगा, उसके ऊपर से आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फाइंड कर पाओगे, उसके ऊपर से आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फाइंड कर पाओगे। लेकिन सर ये सब फाइंड कैसे करने का, वही मेरा टारगेट है आज आपको समझाने का। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। एक छोटा सा टेबल बना रहा हूं मैं पहले तो। ओके, सबसे पहले मैं करूंगा कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अच्छा, सबसे पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको समझाने
जा रहा हूं, पर्टिकुलर रुपीस। अच्छा, आपको कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले आप लिखो म्यूनिसिपल वैल्यू। आपको क्या लिखना है? म्यूनिसिपल वैल्यू। आपको सब में दिया होगा म्यूनिसिपल वैल्यू, जो दिया हो वो प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल वैल्यू लिखो। ओके, सेकंड फेयर रेंट, जिसको हम बोलेंगे FR। म्यूनिसिपल वैल्यू को आप क्या बोलोगे? MV। म्यूनिसिपल वैल्यू MV, फेयर रेंट FR, विच आपको उसकी अमाउंट यहां पे लिखनी है, उसकी अमाउंट आपको यहां पे लिखनी है। फिर आप निकालोगे विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर निकालो। ओके, चलो आपने वो निकाल लिया। ओके, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। उसके बाद लिखो स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट, आप जहां पे रहते हो वहां का स्टैंडर्ड रेंट आजू बाजू में चेक करवाओ कि भाई कितना स्टैंडर्ड रेंट चल रहा है, वो ढूंढो। ओके, उसको मैं बोलूंगा SR। आपको तो सब में दिया ही होगा स्टैंडर्ड रेंट। ओके, तो आप लिखोगे यहां पे स्टैंडर्ड रेंट। अब ये जो विच एवर इज हायर आया है ना, उसको आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। उसको आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। नाउ विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, वो निकालो। ओके, सबसे पहले आपको क्या लिखने का? म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। उसके बाद जो भी आया उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवर इज लोअर। उसके बाद ये जो विच एवर इज लोअर आ रहा है, उसमें से यू हैव टू डिडक्ट वैकेंसी पीरियड। यू हैव टू डिडक्ट वैकेंसी पीरियड, जिसको मैं बोलूंगा VP। वैकेंसी पीरियड मतलब ऐसा टाइम जिसमें कोई आपके मकान में नहीं रहा है, मकान खाली रहा है, उसको आप बोलोगे वैकेंसी पीरियड। जो मकान में कोई नहीं रहा है वो टाइम में, उसको आप बोलोगे वैकेंसी पीरियड। तो जितना टाइम रहा है खाली, तो उसका रेंट तो आप ले नहीं सकते, तो विच एवर इज लोअर में से आप क्या माइनस करोगे? वैकेंसी पीरियड माइनस करोगे। ये माइनस करने से जो भी आंसर आ रहा है उसको आप बोलोगे एक्सपेक्टेड रेंट। उसको आप क्या बोलोगे? एक्सपेक्टेड रेंट। ये विच एवर इज लोअर जो आया ना, उसमें से वैकेंसी पीरियड माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा? एक्सपेक्टेड रेंट, जिसको मैं बोलूंगा A। जिसको मैं बोलूंगा A। लेकिन सर वैकेंसी पीरियड ना हो तो? अगर ना हो तो जो विच एवर इज लोअर आया वही क्या बन जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। उसको मैं क्या बोलूंगा? A। उसको मैं क्या बोलूंगा? A। मैं फाइंड क्या करना चाहता हूं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसके लिए मैंने पहले क्या फाइंड किया? एक्सपेक्टेड रेंट। ओके, अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, और एक टेबल ऐड करने जा रहा हूं मैं, वो भी पर्टिकुलर रुपीस। उसमें मैं लिखूंगा सबसे पहला पॉइंट एन्युअल रेंट रिसीवेबल। वर्ड प्रॉपरली देखना, एन्युअल मतलब 12 मंथ का, 12 महीने का रेंट रिसीवेबल। मैंने डिसाइड किया भाई मेरे को हर महीने 10,000 रुपये रेंट चाहिए, तो 12 महीने का कितना होगा? 1,20,000। तो एन्युअल रेंट रिसीवेबल पहले मैं लिखूंगा पूरे साल का। उसमें से मैं माइनस करूंगा वैकेंसी पीरियड। वैकेंसी पीरियड जिसको मैं बोलूंगा
बीपी। अच्छा, वो मैं माइनस करूंगा, तब मेरे को जो आंसर मिलेगा उसको मैं बोलूंगा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। चलो मानो मैंने 12 महीने का रेंट लिया, मैंने डिसाइड किया 12 महीने का 1,20,000 होना चाहिए, पर वो बंदा 10 महीने ही मेरे पास रहा है, 2 महीने खाली रहा है, तो मेरे को तो 2 महीने का तो रेंट मिलने वाला है नहीं, तो मुझे कितने महीने का मिलने वाला है? सिर्फ 10 महीने का। तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितने महीने का होगा? 10 महीने का। अगर वैकेंसी पीरियड है तो वैकेंसी पीरियड मेरे को माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे को यहां से भी माइनस करना है, यहां से भी माइनस करना है, 2 जगह से माइनस करने पड़ेंगे, 2 जगह से माइनस करने पड़ेंगे। अब हुआ क्या, मेरे को तो 10 महीने का तो रेंट मिलना चाहिए था, पर ये रेंट जिसने दिया ना वो बंदा अच्छा नहीं था, उसने 7 महीने का रेंट दिया, 3 महीने का रेंट नहीं दिया। जो नहीं दिया उसको बोलोगे अनरियलाइज्ड रेंट, उसको मैं क्या बोलूंगा? अनरियलाइज्ड रेंट। मेरे को ये रेंट रिसीव्ड नहीं हुआ है, अनरियलाइज्ड है, मेरे को ये रेंट रिसीव्ड नहीं हुआ है, वो क्या है? अनरियलाइज्ड है। ओके, तो वो भी मैं माइनस करूंगा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में से। अच्छा, अगर मैं अनरियलाइज्ड में रेंट माइनस करूंगा मेरे को क्या मिलेगा? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, मुझे इतना रिसीव्ड हुआ। एग्जाम्पल से समझाऊं तो 12 महीने का 1,20,000 हुआ, 2 महीने कोई नहीं रहा था तो 2 महीने का निकाल दिया 20,000, तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना होना चाहिए? 1,00,000। उसने 4 महीने का नहीं दिया, मतलब 40,000 नहीं दिया, वो माइनस किया 40,000, तो मुझे कितना मिला? 60,000। तो ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है, उसको मैं बोलूंगा बी, उसको मैं क्या बोलूंगा? बी। अब मेरे को फाइंड क्या करना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मेरे को फाइंड क्या करना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज नथिंग बट ए और बी, whichever is higher. A or B, whichever is higher is called gross annual value. अच्छा, कौन सा? ये एक्सपेक्टेड रेंट या तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, whichever is higher is considered your gross annual value. अच्छा, अब आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिल चुका है, अब आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिल चुका है। अगर आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिल चुका है तो अब आपको फाइंड क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना था? जीएवी, वो फाइंड कर लिया। उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है? नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड होगा? नेक्स्ट टॉपिक मेरा वो है। ओके, एक और टेबल ऐड कर रहा हूं। सर इतना सारा, ये शुरू है ना, इसीलिए आपको लग रहा है कि बहुत सारे, बाकी ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। ओके, नेट एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड करोगे समझा रहा हूं। पहले लिखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, जो आपने फाइंड कर लिया है वो लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स अगर ओनर ने पे किया है तो माइनस कर दो। अगर टेनेंट, टेनेंट मतलब जिसने ये प्रॉपर्टी ली हुई है आपकी एज अ रेंट पे, टेनेंट उसको बोलते हैं टेनेंट। जिसने ये प्रॉपर्टी रेंट पे ली है उसको बोलते हैं टेनेंट। अगर टेनेंट ने पे किया है म्युनिसिपल टैक्स तो माइनस नहीं करना है। अगर ओनर ने कोई म्युनिसिपल टैक्स पे किया तो वो माइनस करो। वो माइनस करोगे तो जो आंसर मिलेगा उसको आप बोलोगे नेट एनुअल वैल्यू। क्या बोलोगे आप? नेट एनुअल वैल्यू। बस खत्म। पहले मुझे समझाना था ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अब मुझे समझाना था नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर से हम फाइंड करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कैसे देखते हैं। नेट एनुअल वैल्यू में से आपको माइनस करना है, नेट एनुअल वैल्यू में से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है? डिडक्शन।
आपको माइनस करने हैं डिडक्शन। कौन से डिडक्शन माइनस करने हैं? दो डिडक्शन है। फर्स्ट डिडक्शन विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नथिंग बट 30% ऑफ NAV, 30% ऑफ NAV। आपने जो नेट एनुअल वैल्यू फाइंड किया है ना, उसका 30% डायरेक्टली माइनस कर दो, उसका 30% डायरेक्टली माइनस कर दो। तो सबसे पहले NAV का 30%, अच्छा, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 24A, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 24A। ओके, दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन। आपने ये हाउस लेने के लिए लोन ली हुई है, अगर उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो भी माइनस होगा। आपने जो हाउस लिया है उसका इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो तो वो भी आप डिडक्ट ले सकते हो। किसमें से माइनस होगा? इट इज डिडक्टेड फ्रॉम नेट एनुअल। क्या क्या? पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन। अच्छा, उसके अंदर भी दो पार्ट, उसके अंदर भी दो पार्ट, प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। आपने हाउस परचेज किया, मतलब बन रहा था, तब का इंटरेस्ट। आपको बता दूं, आप जब कोई मकान बनता होता है, आप उसको बुक करवाते हो तो तभी लोन क्लियर हो जाएगी, तभी लोन पास हो जाएगी। जितना मकान बनेगा उतनी अमाउंट वो बिल्डर को देते रहेंगे, तो वो अमाउंट के आपको इंटरेस्ट पे करते रहना है। ओके, भले ही अभी तक दस्तावेज नहीं हुआ है, फिर भी वो आपका ही मकान है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करोगे उसको क्या बोलोगे? प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। उसको आप क्या बोलोगे? प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। ओके, देखते हैं आगे। आपके नाम पे मकान हो गया, फिर भी लोन तो चालू ही है, तो आप उसको क्या बोलोगे? पोस्ट एक्विजिशन इंटरेस्ट। आप उसको क्या बोलोगे? पोस्ट एक्विजिशन इंटरेस्ट। तो आपको क्या क्या चीज माइनस करनी है? एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट। कौन सा? प्री एंड पोस्ट। कैलकुलेशन कैसे होगा वो मैं आपको समझाऊंगा, बट ये फंडा इसी तरह से जाएगा। अच्छा, ये तीनों जो डिडक्शन आए उसको टोटल कर दो और वो बाहर की साइड लिख दो। ओके, अब नेट एनुअल वैल्यू में से ये डिडक्शन माइनस करो, तो जो भी आंसर आएगा उसको आप बोलोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दिस इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आपको GAV फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है वो मैंने आपको समझाया। उसके बाद NAV फाइंड करनी है, उसके बाद आप फाइंड कर पाओगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, ये किसके लिए मैंने कैलकुलेशन समझाया? इन केस ऑफ लेट आउट हाउस। इन केस ऑफ लेट आउट मतलब आपने रेंट पे दिया हो, तो आपको इस तरह से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फाइंड करना होगा। सब लोग ये लिखना, ये रिकॉर्डिंग 1 बार 2 बार 5 बार देखना। ओके, तब ये समझ में आएगा। बहुत इजी है, पर आपको इसके ऊपर फोकस करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस वाला समझा रहा हूं।